एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम CTPYQ सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? RSMSSB JEE एग्ज़ाम के लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो आज इसका 8th सेशन है और हम आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक। क्लियर हो गया? ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 है, यानी इसमें हम हाफ ऑफ द टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करेंगे और रेस्ट हाफ ऑफ द टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। अब कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्या होता है? तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबको पता है ये? अब देख लेते हैं हम लोग क्या है ये। कंप्रेसिबिलिटी is the reciprocal of the bulk modulus of elasticity, that is K। ठीक है। अब it is also defined as the ratio of compressive stress to volumetric strain। क्लियर हो गया? अब इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग, माइनस dp अपॉन dv अपॉन v। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस dp अपॉन dv इंटू v। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंस कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैक्यूम प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर बिलो। अब प्रेशर बिलो यानी कि वैक्यूम प्रेशर हमारा कहाँ डिफाइन होता है? तो चलो इसको अच्छे से पहले हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा बेस मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस लाइन पे प्रेशर को लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है हमारी, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रही है, सॉरी, प्रेशर। क्लियर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रही है हमारी। तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि अब इससे ऊपर हम जो भी, मान लो कि यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया, ठीक है, पॉइंट ए लिया हमने यहाँ पे। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना भी प्रेशर ऊपर जाएगा उसे हम अपना क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गेज प्रेशर, ठीक है। और उससे नीचे हमारा, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो अब यहाँ पे मेज़र करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये मेज़र करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये हमारा वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। अब ये हमारा जो पॉइंट बी है, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो से अगर हम बी पॉइंट को मेज़र करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और हमारा, अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो से ए पॉइंट को मेज़र करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। लेकिन अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो पॉइंट ए के लिए है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हमारा पॉइंट बी के लिए।
आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम जो भी प्रेशर मेज़र करेंगे वो हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा, उससे नीचे अगर हम प्रेशर मेज़र करेंगे तो वो हमारा वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यानी रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और एब्सोल्यूट ज़ीरो से अगर हम कोई भी प्रेशर मेज़र करते हैं, एनी प्रेशर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो वैक्यूम प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर बिलो द, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इसका आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, यानी द फ्लो एट विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज कॉल्ड एज, तो हमारा क्या होगा वो, स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी चेंज इन टाइम। ठीक है, इसमें हमने क्या रखा, कांस्टेंट, स्पेस को हमने कांस्टेंट रखा। क्लियर हो गया। ठीक है, स्पेस को हमने कांस्टेंट रखा। तो अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टेडी फ्लो को, तो इट इज डिफाइंड एज फ्लो in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density, etc. at a point do not change with time। ठीक है, जो हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ज़ीरो है, जहाँ पे हमने स्पेस को हमारे कांस्टेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो वो होता है, अनस्टेडी फ्लो इज़ डिफाइंड एज अ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस विद टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज अगेन कांस्टेंट, तो ये इट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यूनिफॉर्म फ्लो देख लेते हैं। हमारा यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पेस, यानी चेंज इन पोजीशन वेयर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारी क्या होगी, इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। इट इज़ डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो हमारा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। लेकिन सेम चीज़ आगे लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, टाइम बीइंग कांस्टेंट, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमारा जो टाइम है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज़ डिफाइंड एज द फ्लो इन विच वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम डज चेंज, यानी कि इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। यानी वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, टाइम बीइंग कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया ये चीज़। तो हमारा पता चल गया हमें यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है और स्टेडी फ्लो क्या होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सरफेस टेंशन इन सोप बबल ऑफ 40 mm diameter when the pressure is 2.5 Newton per meter square above atmospheric pressure। ठीक है, अब हम क्या पूछा है हमसे, सरफेस टेंशन का किसमें, सोप बबल में। तो सरफेस टेंशन इन सोप बबल हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा। सरफेस टेंशन इन सोप बबल क्या होगा हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू PD/8। ठीक है, यहाँ पे हमारा
पी क्या यानी कि प्रेशर क्या दिया हुआ है, प्रेशर हमें दिया हुआ है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा हमारा क्या हुआ है, डायमीटर ऑफ अ सोप बबल हमें दिया हुआ है, वो कितना है हमारा 40 mm, दैट इज़ 0.04 मीटर। ठीक है, वैल्यूज़ हम डायरेक्टली पुट करेंगे, 2.5 इंटू 0.04 अपॉन 8, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.0125 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय अ रिलेशन, यानी कि प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय अ रिलेशन। अब किस रिलेशन से हम इसको बताते हैं, तो for water droplet, force due to surface tension at the edge of the balance of the force inside the bubble and outside the environment। ठीक है, मान लो कि ये सरफेस है हमारा और ये बबल है, तो अब क्या है, यहाँ से भी एक प्रेशर लग रहा होगा और बाहर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2 पाई आर सिग्मा इज इक्वल टू पी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर इनसाइड बबल। तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन आर, या फिर हम इसको डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 4 सिग्मा अपॉन डी। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो पी है हमारा वो क्या है, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर क्या है, रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, डी इज डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा, यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ की आपको सबको ये रिलेशन तो बहुत अच्छे से पता होगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये चीज़ पहले से हमें बहुत अच्छे से पता है, और यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो रिलेशनशिप है। ठीक है, बिटवीन द shear stress एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear strain। ठीक है, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी ये क्या है हमारा, रेट ऑफ shear strain और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, किसके हमारा होता है अब इस रिलेशनशिप बिटवीन, तो देख लेते हैं, प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर नहीं, shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ shear strain यस, ये तो है सही है। फिर shear स्ट्रेस एंड वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ shear स्ट्रेस एंड वेलोसिटी नहीं। ठीक है, तो हमारा किसके किसके बीच में होता है, रेट ऑफ shear strain और shear स्ट्रेस के बीच में रिलेशन होता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लेते हैं डायमेंशन जानने से पहले, कि हमारा जो है कि डायनामिक विस्कोसिटी होता क्या है। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ अ फोर्स नीडेड बाय अ फ्लूइड to overcome its own internal molecular friction so that the fluid will flow। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं एक बार इसको। डायनामिक viscosity is the force needed by fluid to overcome its own
इंटरनल मॉलिक्यूलर friction so that the fluid will flow। क्लियर हो गया। अब क्या है, इसकी यूनिट क्या क्या होती है हमारी, इट्स यूनिट इज पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन देख लेते हैं हमारा क्या होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी म्यू से नहीं, न्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा केजी पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, m अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल इंटू टी अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट, ml माइनस 1 टी माइनस 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, दैट इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, फिर डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, फिर यूनिट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया, फिर उनके डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन आइसबर्ग ओके 50% ऑफ द वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स अबव द सी सरफेस। ठीक है, 15% ऑफ द वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स द अबव द सी सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब क्या है कि इफ़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज़ 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी। ठीक है, उसने क्या बोला है कि हमारा एक आइसबर्ग है। ठीक है, उस आइसबर्ग का क्या है कि जो 50% ऑफ द टोटल आइसबर्ग ऑफ द वॉल्यूम है वो हमारा सरफेस यानी सी सरफेस से अबव हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि अगर स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, अगर स्पेसिफिक वेट जो है वो सी वाटर का वो कितना दे रखा है हमें 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग। स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आइसबर्ग। ठीक है, ये चीज़ हमें पता ही है। अब इसको बस हम वॉल्यूम हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो 10.5 इंटू 0.85 यानी जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ यानी 15% अबव है, तो नीचे कितना होगा 85%। अब 85% नीचे है तो हमारा यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 0.85 लिख दिया इंटू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये कितना आएगा, कैलकुलेट करके आएगा 8.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग होगा, यानी यही हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, अब पीछे हमने डिस्कस कर ही लिया था कि हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इट इज़ द, अब एब्सोल्यूट प्रेशर का जो रेफरेंस लाइन क्या होती है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर। अब इससे ऊपर हम जितने भी प्रेशर मेज़र करते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं। ठीक है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाए चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रहे। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज़। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक तो हम ले ही रहे हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें मिल ही गया, यहाँ तक तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल ही रहा है। अब इससे ऊपर अगर हमें मेज़र करना होगा किसको, एब्सोल्यूट प्रेशर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ये चीज़ मिल रही है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी।
ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट लीस्ट प्रेशर। ठीक है, यानी सबसे छोटी यूनिट प्रेशर को मेज़र करने की कौन सी होती है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन से मेंशन कर लेते हैं हम लोग। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10.1 मीटर ऑफ वाटर, 760 mm of mercury, that is Hg, again 1013 millibar, फिर 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं 1.013 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट है हमारा 1013 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ मेगा पास्कल। ठीक है, अब इन सब में देखो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो यूनिट सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे दिख रहा है हमारा 1013 मिलीबार, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये देखो इसमें तो 10 ही यूनिट्स आते हैं, इसके 760 आ रहे हैं, इसके 101 ही आ रहे हैं, इसके 1 आ रहे हैं, इसके तो और छोटे आ रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा क्या है, मिलीबार वाला नंबर। ठीक है, और यही हमारी सबसे छोटी यूनिट होगी। क्लियर हो गया, यानी कि हमारी जो सबसे लीस्ट प्रेशर, जो सबसे छोटी यूनिट है प्रेशर मेज़र करने की, वो हमारी है मिलीबार। क्लियर हो गया, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मर्करी इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज, अब मर्करी बैरोमीटर में हम यूज़ करते हैं क्यों, अब देखो रीज़न लिख लेते हैं इसका, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। फिर एक और क्या रीज़न है, हाइट ऑफ द कॉलम height of the column can be of reasonable size। देखो पीछे हमने अभी देखा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वाटर से भी मेज़र कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं। अब आप ये सोचो, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेज़र करता है, वो अगर जिसकी हाइट अगर 10.1 मीटर हो, 10 मीटर आप समझ रहे हो कि मतलब ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स एक बिल्डिंग के, क्योंकि जनरली हमारे एक एक फ्लोर की हाइट कितनी होती है 3 to 3.5 मीटर की। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो 3 फ्लोर्स का, अब इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट आप मतलब फिजिबल है, आप ये सोचो, खुद से सोचो कि क्या ये फिजिबल है कि हम कहीं पे इसको पुट कर सके या फिर लेके एक्सेस कर सके मेज़र करने के लिए, तो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है 760 mm, दैट इज़ 76 सेंटीमीटर। तो बेसिकली 76 सेंटीमीटर को हम इजीली फिजिबल है। ठीक है, हम कहीं भी मेंशन कर रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी ईजिली पुट हो सकता है ये। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया है, हमने मर्करी को यूज़ किया है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि उसकी हाई डेंसिटी होती है, दूसरा हाइट ऑफ कॉलम कैन बी रीजनेबल टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से। तो इट इज़ अ परफेक्ट फ्लूइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ अ लिक्विड मेटल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि हम इसको बैरोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ लेस हाइट कॉलम, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि लेस हाइट कॉलम होता है इसका हमारा, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर द डायनामिक विस्कोसिटी। अब इन केस ऑफ गैसेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हमारा डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर बट कैन नॉट कमेंट ऑन द पैटर्न। ठीक है, हम पैटर्न पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये इंक्रीज विद टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। तो फॉर गैसेस हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी डिफाइंड है वो है A/√T अपॉन 1 + B/T। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी हमारा टेम्परेचर का एक फैक्टर आ रहा है और हमारा इन्वर्सली में भी जा रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा इंक्रीज़ तो होगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन किस पैटर्न में इंक्रीज़ होगा वो हम अभी डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज़ें आपको। और फिर अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि गैसेस के केस में हमारा जो विस्कोसिटी होता है वो हमारा कॉज कैसे होता है। तो देखो हमारा क्या होता है कि इन गैसेस की विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होगा अगर, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूलर कोलिजन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो हमारा विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, अब इस तरीके से अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो हमारा टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगा ही होगा, लेकिन हम बस बता नहीं सकते कि ये लीनियरली इंक्रीज़ होगा या फिर स्क्वायर में इंक्रीज़ होगा, स्क्वायर रूट में इंक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ द एयर वाटर इंटरफेस इज़ 0.08। ठीक है, हमारा सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, हमारा 0.08 न्यूटन पर मीटर। फिर क्या है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ, इनसाइड द एयर बबल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, क्या है यहाँ पे, एयर बबल है। अब कितने का एयर बबल है, हमारा 0.01 mm डायामीटर का हमारा बबल है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है कि प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, यानी उस बबल के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, हमें पता ही है प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्या करना है, फिर P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमें नोन है। 8 सिग्मा की वैल्यू हमें 0.08 दे रखी है, डायमीटर की वैल्यू हमें 0.01 दे रखी है, लेकिन हमें मीटर में चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके क्या आएगा, ये हमारा 64,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, इनसाइड द बबल। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हमारा जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है इनसाइड द बबल, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये न्यूटन में आ गया, पर हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए किलो न्यूटन में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 165.30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन एयर अप्रॉक्सीमेटली इज दैट टाइम्स ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि इसने पूछा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ, मतलब एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स होती है अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके चाहते हैं, कितने टाइम्स होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 15 टाइम्स। ठीक है, और चलो कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है ऑफ वाटर कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 0.01 स्टोक। ठीक है, फिर हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना होता है हमारा एयर का, इट इज़ इक्वल टू 0.152 स्टोक। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इट इज़ इक्वल टू
2 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि हमारा क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 15 टाइम्स होता है। क्लियर हो गया ये चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलैरिटी इज़ ड्यू टू। अब कैपिलैरिटी हमारा किस वजह से आता है, तो क्या एडिशन की वजह, एडिशन और कोहेशन दोनों की वजह से आता है, या फिर सिर्फ कोहेशन की वजह से आता है, या फिर सिर्फ एडिशन की वजह से आता है, या फिर हमारा ना एडिशन ना कोहेशन की वजह से होता है। तो हमारा, हम सबको पता है, इट इज़, हम बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारी जो कैपिलैरिटी होती है वो हमारी ड्यू टू एडिशन एंड कोहेशन दोनों की वजह से होती है। ठीक है। अब क्या है कि अब देखो, देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती है कि इफ़ एडिसिव forces are greater than cohesive forces, तो हमारा क्या होता है, then liquid level rises in the tube। क्लियर हो गया। यानी अगर हमारा एडिसिव फोर्स जो है हमारा कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या कंडीशन होगी, लिक्विड विल राइज, लिक्विड लेवल in tube will rise। अब सेम चीज़ अगर हमारा क्या होगा, एडेसिव फोर्स, इफ एडेसिव फोर्सेस आर लेसर देन कोहेसिव फोर्स, cohesive forces, then liquid level will fall। ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें। आपको क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्लियरली पहले तो ये पता चल गया कि कैपिलैरिटी किसकी वजह से होता है। कैपिलैरिटी हमारा एडिशन और कोहेशन दोनों पे डिपेंड करता है। अब अगर एडिशन यानी एडिशन फोर्स, हमारे एडिसिव फोर्स जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो हमारे लिक्विड का लेवल जो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है हमारी, उसमें राइज करेगी। और हमारा एडिसिव फोर्स अगर कम है किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो हमारा लिक्विड का लेवल क्या होगा, वो फॉल करेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ डबल्ड। ठीक है। हमने क्या किया कि कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर है उसको हमने डबल कर दिया, तो कैपिलरी राइज क्या होगी, अब मतलब राइज कितना होगा, डबल होगा या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाफ हो जाएगा या फिर 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कैपिलरी राइज को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ द कैपिलरी लिक्विड, फिर वो हमारा कितना होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा क्या है, ये हमारा हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे डायमीटर के। अब डायमीटर को हमने क्या किया है, डायमीटर को हमने डबल कर दिया है। तो एच सी क्या है हमारा, ये हमारा 2D हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, HC2/HC1, यानी फर्स्ट कंडीशन में जो होगा लेवल, लिक्विड लेवल, फिर सेकेंड कंडीशन में जो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा D1/D2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या है कि D2 कंडीशन में तो वो हमारा 2D हो गया है और फर्स्ट कंडीशन में हमारा D रह गया है। तो हमारा क्या होगा, कैपिलरी राइज इन सेकेंड कंडीशन विल बी हाफ ऑफ द, क्या होगा हमारा, कैपिलरी राइज इन फर्स्ट कंडीशन, यानी कि हाफ होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर सरफेस टेक्स प्लेस ड्यू टू। ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस, यानी कि अगर हमारी लिक्विड किसी सरफेस पे फ्लो कर रही है तो वो किस वजह से हमारा होता है, तो वो होता है हमारा डिफॉर्मेशन अंडर शीयर फोर्स। आपने हमेशा एक चीज़ देखी हो, जब भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक शुरू किया होगा, कभी भी आपने शुरू किया होगा, तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि हमारा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड पे हमारा कोई भी फोर्स लगता है और वो हमारा फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।
तो वो किस वजह से होता है, वो हमारा शीयर फोर्स की वजह से होता है। यानी हमारे जो बॉडी, फ्लूइड बॉडी का डिफॉर्मेशन शुरू होता है वो हमारा शीयर फोर्स की अंडर में होता है। यानी शीयर फोर्स यहाँ पे एक्ट करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फोर्स लगा और फोर्स की वजह से शीयर फोर्स यहाँ पे एक्ट करना शुरू हो गया बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म करना शुरू हो गई। ठीक है, अब बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो गई, दैट मीन्स कि हमें अपना फ्लूइड जो है वो फ्लो करता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया। कभी आपने ऐसा देखा है कि मतलब सरफेस पे क्या है कि हमारा लिक्विड हमारा मूव कर रहा है, जैसे हमारा सॉलिड है, मान लो ये हमारा सॉलिड बॉक्स है कोई, ठीक है, वुडन बॉक्स है कोई, तो वुडन बॉक्स को अगर हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर दें, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, हमने बॉक्स को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो क्या आपको बॉक्स का यहाँ पे कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा हुआ दिखेगा? नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ सरफेस दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, बॉक्स आपको कम्प्लीटली यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब हमारी फ्लूइड फ्लो करती है तो क्या ये फ्लूइड पूरी यहाँ से उठ के यहाँ चली जाती है? नहीं, अब वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी क्या दिखता है कि हमारी जो फ्लूइड का हाइट है वो हमें धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आता है और हमारी फ्लूइड कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये किसके अंडर हो रहा है? ये आपका शीयर फोर्स के अंडर में हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो हमारा कौन सा फ्लूइड है जो मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है हमारा। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम कैसे पता करेंगे? अब देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है और अभी हमने वापस उस चीज़ को पढ़ी भी है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज inversely proportional to bulk मॉड्यूलस। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा बल्क मॉड्यूलस होगा उतनी कम हमारी कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्लियर हो गया ये चीज़? अब देखो, आपको एक चीज़, एक फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ। सबसे अच्छा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि हीलियम इज़ द हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बाकी तीन में हमें चेक करना पड़ेगा, यानी हीलियम तो ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि हमें मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड निकालना है। अब बाकी का हम देख लेते हैं, गैसोलीन का देख लेते हैं। गैसोलीन का हमारा क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस 1.3 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर केरोसिन का देख लेते हैं। केरोसिन ऑयल का हमारा क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस 1.43 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वाटर का देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, खैर पहले वाटर का लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 10⁹, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आप देखो कि कंप्रेसिबिलिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बल्क मॉड्यूलस के। लेकिन अब क्या है कि हमारी जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है वो अपोजिट है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के। अगर वो अपोजिट है दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे बल्क मॉड्यूलस के। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस जिसका है वो हमारी मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगी। क्लियर हो गया? तो अब सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है हमें, वाटर का। ठीक है, तो हमने लिख लिया अपना सीक्वेंस कि सबसे हाईली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सी है, हमारी वाटर है। वाटर के बाद हमारी केरोसिन है, केरोसिन ऑयल हो गया। उसके बाद हमारी गैसोलीन है, गैसोलीन। फिर लास्ट में हमारा क्या आ गया, हीलियम। ठीक है, चलो फिर हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। हमारा वाटर जो है वो हाईली यानी मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 2x² y प्लस x प्लस 1 y²। ठीक है, अब ये हमें सिग्मा का हमारा स्ट्रीम फंक्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी सिग्मा हमें डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। फिर अब देख लेते हैं, द फ्लो रेट अक्रॉस अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज। ए और बी को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में जो हमारा फ्लो रेट है उसे हमें क्या करना है, बताना है। क्लियर हो गई ये चीज़ें? अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या था। स्ट्रीम फंक्शन था हमारा साई इज इक्वल टू 2x² y प्लस x प्लस 1 y²। ठीक है, फिर अब क्या है, एट a 3, 0
ठीक है, हमारा यानी ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा हमारा स्ट्रीम फंक्शन 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 0 का स्क्वायर, दैट इज़ हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो अब एट बी निकाल लेते हैं 0,2 पे, तो हमारा जो जाई फंक्शन होगा एट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा ये 4। तो अब क्या है फ्लो रेट हमें निकालना है। ठीक है, फ्लो रेट अक्रॉस लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो हमारा ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ जाई ए माइनस जाई बी। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 0 माइनस 4 का मॉड विच विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स, यानी कि हमारा 4 यूनिट यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।